Yes guys, so am I live now? Am I audible and visible now? क्या आप मुझे अब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? 10 से 15 मिनट से आई एम ट्राइंग, देयर इज सम इशू, सीरियस नेटवर्क इशू। अगर अब मैं दिख रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा। यस मैम, वी आर एबल टू सी यू, हेयर यू। सो अब शो हो गई, now visible, very nice. Thank you so much everyone for waiting, and yes, I am really sorry, there was some issue with the key that we put in, कुछ गलत की थी तो जिसके कारण से मैं शायद लाइव नहीं जा पा रही थी। अब I am, so I welcome all of you to this YouTube session organized by Unacademy and myself Toshiba Shukla, your paper 1 faculty here। मेरा नाम तोशिबा शुक्ला, अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो हम आपको यहाँ पे पेपर 1 पढ़ाते हैं, राइट। एंड आई टेक योर पेपर 1 ऑल थ्योरी सब्जेक्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन। आई विल बी टेकिंग टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल, राइट, ICT, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ पेड क्लास में और ऑफकोर्स फ्री सेशंस में भी, है ना। चलिए, सो जल्दी से शुरू करते हैं। इन केस कोई चला गया हो तो प्लीज़ वापस आइए। आई नो मेनी ऑफ यू वर वेटिंग, सो वी आर लाइव एंड प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो नो दैट वी आर लाइव। और एक बार इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको पता चल जाए, राइट। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमको सॉल्व करना है वो है लॉजिकल रीजनिंग, राइट। सो टुडे आई विल बी सॉल्विंग at least 30 questions from LR। सो लॉजिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ भी लगता है। तो वेस्टर्न लॉजिक एंड इंडियन लॉजिक, इस बार आपने 18 जून को पेपर में देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस आए थे आर्ग्यूमेंट्स, वैलिड, इनवैलिड, इन सब से रिलेटेड, राइट। कोजेंट क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स, समथिंग रिलेटेड टू इंडियन लॉजिक, इंडियन फिलोसफी, बुद्धिज्म, सारी चीजें। आज मैं ऐसे आपके साथ 30 क्वेश्चंस करूंगी जिसमें मिक्स रहेंगे। दे विल बी मिक्स ऑफ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस फ्यू न्यू MCQs जिसको हम मॉक बोलते हैं, राइट। सो सिंस आई एम लाइव एंड एवरीवन इज एबल टू सी मी, प्लीज मेक श्योर यू लाइकिंग द क्लास। मेरी क्लासेस यूट्यूब पे होती है 12 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। दिस इज द कॉमन चैनल फॉर अनअकैडमी टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पे इस पे जुड़ सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, तोशिबा शुक्ला UGC नेट पेपर 1, राइट। सो यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन सर्च मी बाय माई नेम ओनली ऑन टेलीग्राम, फाइन। मेरा कोड तोशिबा JRF है इन केस आपको कुछ भी कोर्स हमसे बाय करना है तो। चलिए, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। जो भी PYQ रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन से साल में, कौन से महीने में पूछा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न है, आराम से सॉल्व करिए। इन द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रपोजिशन डिटरमाइन व्हाट। अगर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है, श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य, किस प्रस्ताव की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित करती है क्या? वैलिडिटी, मूड, फिगर या फैल्सी ऑफ सिलोजिज्म। चलिए, यस एवरीवन। यस, वेरी नाइस। सो आपको बताना है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, एक आध दिन में आप इसको अवेल कर लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। मूड लग रहा है आपको, क्वांटिटी एंड क्वालिटी आपकी प्रपोजिशन की वैलिडिटी बताती है, मूड बताता है, फिगर बताता है, फैल्सी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोग ने भी बड़ा ही खूबसूरत आंसर दिया है। इसका आंसर बिल्कुल मूड है। कैसे है? सबसे पहले अगर हम देखें वैलिडिटी सिलोजिज्म की क्या होता है, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, हम एक एक चीज को समझ के चलेंगे। सिलोजिज्म माने कि आर्ग्यूमेंट में हम बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, आर्ग्यूमेंट में हम बोल सकते हैं ये PPC होता है, प्रीमाइस कंक्लूजन। अगर हमको ये जानना है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है, राइट, हम क्या बोलते हैं, वी से कि कंक्लूजन अगर प्रीमाइस को फॉलो कर रहा है। अगर मेरा आर्ग्यूमेंट में माय कंक्लूजन कुड बी डिराइव फ्रॉम माय प्रीमाइस या ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइस,
इज गारंटीइंग द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन, तो ये वैलिड रहेगा। इसमें अब ये ऑल टाइप का है कि सम टाइप का, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप सबसे पहले आपको पता है क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होता है। क्वांटिटी होता है ऑल टाइप के स्टेटमेंट या सम टाइप का स्टेटमेंट है ना। क्वालिटी क्या होता है, क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैलिडिटी से मतलब नहीं है। फिगर की अगर हम बात करें तो किसी भी आर्ग्यूमेंट का, है ना, किसी भी आर्ग्यूमेंट का फिगर हम निकालते हैं उसके मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म, राइट। अगर हम बात करें, इफ आई वांट टू नो द फिगर ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट, डू यू रिमेंबर, आई विल राइट इट हियर, लाइक मेरे पास एक प्रेमाइस है, दूसरा प्रेमाइस है और ये कंक्लूजन है। मैं मिडिल टर्म से निकालूंगी। अगर मेरा M1 M2 फिगर, मेरा मिडिल टर्म यहाँ है तो मेरा फिगर दूसरा रहेगा। इफ माई मिडिल टर्म इज हेयर एंड हेयर, तो मेरा फिगर दूसरा रहेगा, राइट। सो मिडिल टर्म से हम निकालते हैं फिगर, इट्स नॉट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। फैल्सी इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। जब लॉजिक में एरर होता है तो हम उसको हेतुभाष या फैल्सी बोलते हैं। यहाँ पे मूड ऑफ द सिलोजिज्म बिल्कुल सही आंसर है, राइट। मूड क्या होता है, व्हाट इज मूड, व्हाट इज मूड गाइज। आप लोग समझ रहे हैं, मैं जो समझा रही हूँ कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे रोक के आप पूछ लेना। हाँ, अगर इफ वी टॉक अबाउट द मूड ऑफ एनी सिलोजिज्म, व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, किसी भी आर्ग्यूमेंट का मूड हम निकालते हैं उसकी कैटेगरी बताकर। कैटेगरी में या तो ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है या ओ हो सकता है ना। अगर मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट है, ऑल मेन आर स्मार्ट, है ना, रोहन इज अ मैन, देयरफॉर रोहन इज स्मार्ट। तो इसका मूड कैसे निकालूंगी मैं, हाउ आई विल फाइंड आउट द मूड। इसका मूड होगा ऑल मैन आर स्मार्ट, मतलब ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, तो ये ए टाइप का स्टेटमेंट है ना, ऑल मैन आर स्मार्ट। रोहन इज अ मैन, ये एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव है, ये कैसा हो जाएगा, ए ई आई ओ, ये आपका कैसा हो जाएगा, आई टाइप का स्टेटमेंट, राइट। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आई होप यू नो ए ई ओ आई, तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव आई होता है और ये भी आपका आई हो जाएगा। तो इसका मूड क्या होगा, इसका मूड होगा ए आई आई। तो आपको मूड निकालने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लगी, क्योंकि उसी से हम बता पाते हैं ए है, ई है, आई है कि ओ है, बिकॉज द कैटेगरी इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ओनली। ठीक है, एनीवन एनी डाउट। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सारा बेसिक पता हो तो यह बता पाओगे कि वैलिडिटी नहीं, इट्स द मूड विच वी फाइंड आउट बाय द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। चलिए, अब हमको मैच करना है डॉक्ट्राइन प्लस द स्कूल, कि कौन से स्कूल में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रति उपसंपदा, अभाव, समयावस्था या अध्यस्य, है ना। आपको मैच करना है वेदांत, सांख्य, न्याय, बुद्धिज्म। कौन सी डॉक्ट्रिन कौन से स्कूल से मैच कर रही है। दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सितंबर 2020। चलिए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जोश दिखाइए। आई होप यू ऑल विल बी शोइंग मी सम एक्साइटमेंट। ऐसे धीरे धीरे तरीके से आंसर मत करिए। अभाव, साम्यावस्था, ओके। फाइन, सी लग रहा है सबको। ओके, चलिए, सो आई विल टेल यू द आंसर। लेट्स टेक, आपने बोला है सी, सो सी में बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। इफ वी ट्राई टू मैच, राइट, मुझे अगर इस क्वेश्चन को मैं एग्जामिनेशन में देखूं एंड मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता,
लेकिन एटलीस्ट 2 शब्द ऐसे होंगे जो मैंने कहीं ना कहीं सुने होंगे, राइट? प्रत्युपसंपदा, अभाव, साम्यावस्था. तो अगर इफ आई से व्हाट इज प्रत्युपसंपदा, दिस आई हैव लर्न दैट प्रत्युपसंपदा इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, राइट? जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे इन द सेंस हिंदुइज्म में वी से कि अगर शिक्षा शुरू होती है तो हम बोलते हैं उसको उपनयन संस्कार, और जब खत्म होती है तो उसको हम बोलते हैं समावर्तना सेरेमनी. बुद्धिज्म में प्रत्युपसंपदा इज अ संस्कार, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन. तो ये आपका ए आपका 4 हो जाएगा, है ना? तो आप ये दोनों तो कैंसिल आउट कर सकते हो. देन यू हैव टू सी बाकी क्या है? अभाव. अभाव इज एक्चुअली अ रिलेटेड टर्म टू न्याय लॉजिक. हम जब न्याय लॉजिक पढ़ते हैं तो हम उसमें अभाव यूज करते हैं, राइट? प्रेजेंस और एब्सेंस, राइट? देन वी हैव साम्यावस्था. साम्यावस्था इज रिलेटेड टू सांख्य एंड अध्यस इज रिलेटेड टू वेदांत. तो जब हम अध्यस की बात करते हैं, जो वेदांतिक फिलॉसफी होती है, वेदांत मतलब जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा द्वैत, अद्वैत, राइट? देयर वी यूज अध्यस. So here the answer is C, right? The answer is C. Clear? Anyone any doubt? ये शब्द बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं. तो अध्यस का मतलब क्या होता है? आई एम नॉट श्योर आपने सुना है कि नहीं सुना है. अध्यस का मतलब होता है किसी भी प्रपोजिशन में उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा. सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी को हम अध्यस बोलते हैं और वो हम वेदांतिक फिलॉसफी से जोड़ते हैं, राइट? यस, वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. तो 2 भी पता है आप, पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा. चलिए, some examinations are too long, some examinations are too difficult, therefore some examinations are too long and too difficult. Statement 2, some dogs chase cat, all dogs have fleas, therefore some cat chasing dogs have fleas. चलिए, अब मैं साइड में हो जाती हूँ, जस्ट इन केस आपको नहीं दिख रहा है तो आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए. ओके, क्या लग रहा है इसका आंसर? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा टॉपिक है. बेटा ये लॉजिकल रीजनिंग है. आंसर मुझे बहुत कम मिले हैं. प्लीज थोड़ा सा जल्दी पढ़िए और आंसर दीजिए, ऐसे बहुत टाइम बीत जाएगा. चलिए, तो इसका आंसर आपने जो बोला है दैट इज सी और ए लग रहा है. एज पर दिस द आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग, सम एग्जामिनेशंस आर टू डिफिकल्ट, देयरफॉर सम एग्जामिनेशंस आर टू लॉन्ग एंड डिफिकल्ट. मतलब अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखें, कुछ एग्जाम्स लॉन्ग होते हैं, कुछ एग्जाम्स डिफिकल्ट होते हैं. हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ एग्जाम्स लॉन्ग होते हैं, मान लीजिए ये एग्जाम्स हैं, राइट? एंड कुछ एग्जाम्स डिफिकल्ट होते हैं, राइट? तो क्या हम बोल सकते हैं कि कुछ एग्जाम्स लॉन्ग एंड डिफिकल्ट होते हैं? दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, राइट? ये जरूरी नहीं है. लेकिन अगर हम देखें, सम डॉग्स चेस कैट्स, ऑल डॉग्स हैव फ्लीज, देखो सम कैट चेजिंग डॉग्स हैव फ्लीज. ये आपका सिंपल वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने बोला सम डॉग्स, है ना, ये कुछ डॉग्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कैट्स को चेस करते हैं. ऑल डॉग्स हैव फ्लीज, मतलब ये सारे के सारे जो डॉग्स हैं इनमें फ्लीज होती है या फ्लाइज होती है. देयरफॉर सम कैट चेजिंग डॉग्स हैव फ्लीज. हाँ, ये तो बिल्कुल आ रहा है. अगर आप देखोगे तो इसमें कॉमन पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो. आपसे बस ये पूछने की कोशिश की जा रही है क्या जो निष्कर्ष है वो मेरे अभिकथन को फॉलो कर रहा है कि नहीं. whether my conclusion is following the premise. Here it is not, here it is. Clear? Yes? Anyone any doubt? I hope it's clear. तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा आपका करेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. पार विद्या अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन इम्प्लाइज व्हाट? पार विद्या वैदिक परंपरा के अनुसार क्या होती है, इसका तात्पर्य क्या है?
knowledge based on human experience, knowledge that transcends human experience, knowledge acquired from teachers, knowledge acquired from text, पुस्तकों से। हाँ, ये पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, बिल्कुल। आप लोग आंसर कम दे रहे हो, मुझे जितने बच्चे लाइव दिख रहे हैं उतने मुझे फ्रीक्वेंटली आंसर्स आते नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा कि बी 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 सी 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 डी, नहीं, यू आर जस्ट सिटिंग बैक एंड सीइंग कि चलो आंसर आएगा तो हम चेक कर लेंगे। ऐसा मत करो प्लीज़। क्लास का मोमेंटम तभी बनता है जब जैसे क्वेश्चन आए वैसे ही आप लोग के आंसर्स भी आने लग जाएं। वेरी नाइस, ये सबको पता है ना। सो पार विद्या अपार विद्या, इसका आंसर है ट्रांसेंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, है ना। चेक भी कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल इसका आंसर 2 है। हम जब हायर एजुकेशन पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था वैदिक काल में जब शिक्षा होती थी तो एक होती थी पार विद्या, है ना, एक होती थी अपार विद्या, अपार विद्या, राइट। पार विद्या अपार विद्या। पार विद्या मतलब क्या होता है? पर मतलब समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, ट्रांसेंडल अंग्रेजी में। परलोक, है ना, वो कहाँ गए? परलोक चले गए। पर मतलब समथिंग दैट इज बियॉन्ड, और ऐसी ज्ञान को जब हम पाते हैं जब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बियॉन्ड है, ये नॉर्मल आपका सेक्युलर ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं है, वो आपका होता है अपार। सो दैट इज द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। wherever there is smoke there is fire, ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। wherever there is smoke there is fire, there is smoke in Mr. Verma's chamber, there must be fire in Mr. Verma's chamber। आपको बताना ये किसका एग्जाम्पल है? प्रत्यक्ष, उपमान, हेत्वाभास या व्याप्ति। प्रत्यक्ष, उपमान, हेत्वाभास या व्याप्ति, किसका एग्जाम्पल है? ये क्वेश्चन भी आपका सितंबर 2020 में पूछा था, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Yes, you can say पार विद्या is something that is spiritual knowledge, जो आजकल के समय में नहीं देते हैं। पहले उस पर भी ज्यादा फोकस किया जाता था, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल वर्ल्डली लोली नॉलेज। ठीक है। Yes, everyone, please give me the correct answer for this question. सब गलत दे रहे हो, सब गलत दे रहे हो, सब गलत दे रहे हो। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है डी, राइट। और इसको हमने बहुत बार क्लास में भी करवाया है। आपसे पूछा है सबसे पहले कि whenever there is smoke there is fire, there is smoke in Mr. Verma's chamber, there must be fire in Mr. Verma's chamber। आप लोग को जनरली बी लग रहा था, उपमान, आपको लगा कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो कंपैरिजन इस प्रकार के क्वेश्चन में इट्स नॉट लाइक हम उपमान या एनालॉजी नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं ये दो चीज़ों के संबंध को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे स्मोक होता है वहाँ पे फायर होती है, राइट। मिस्टर वर्मा के चेम्बर में स्मोक है तो मिस्टर वर्मा के चेम्बर में भी फायर होगा। ये आपका वर्मा जी के चेम्बर की बात हो रही है, तो मतलब हम यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में रिलेशन बिठा पा रहे हैं। एक है आपका मिडिल टर्म, एक है आपका मेजर टर्म, राइट। मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। तो स्मोक आपका मिडिल टर्म है हेतु और फायर आपका मेजर टर्म है, और इनके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? व्याप्ति बोलते हैं। ये एक इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस है कि अगर ये है तो ये होगा, है ना। मिडिल टर्म रीजन है, और स्मोक और फायर के बीच में व्याप्ति बोलते हैं ना, हेतु साधक संबंधो हो व्याप्ति, हेतु और साधक के संबंध को हम व्याप्ति बोलते हैं। तो अगर हमको पता ये व्याप्ति है तो हम मिस्टर वर्मा नहीं, कहीं के भी चेम्बर में या कहीं पे भी अगर धुआं है तो आग होगी। यस, क्लियर? द आंसर इज हाँ, वी ऑल्सो कॉल इट एज इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस, इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस, राइट। सो इसको इंग्लिश में वी कॉल इट एज इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस। दैट मीन्स जैसे हम बोलेंगे ना एक माँ और बच्चे का रिलेशन, अगर ये इनको प्यार कर रही है तो हम बोलेंगे हाँ ये इनका बच्चा ही होगा, क्योंकि हमको पता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड में माँ बच्चे का रिलेशन ऐसा होता है, तो ये व्याप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सम टॉयज आर ट्रीज, सम बटरफ्लाइज आर ट्रीज। देन आपको बताना है
क्या कंक्लूजन आप डिराइव कर सकते हो? अगेन अ क्वेश्चन दैट कुड बी सॉल्व फ्रॉम वेन डायग्राम. All flowers are toys, some toys are trees, some butterflies are trees. Tell me the correct answer. Yes, everyone. Next question, sixth question. आज क्लास 15 मिनट लेट शुरू हुई तो मैं थोड़ा 15 मिनट एक्सटेंड करूंगी, तो ऐसा मत सोचना 1 बजे खत्म हो जाएगी. 1:20 तक क्लास जा सकती है. बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू वी स्टार्टेड लेट. ओके. Again, a previous year question from September 2020. Fine. चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए. You guys are not answering only. What is wrong? बेटा ट्राई तो करो कम से कम. सॉल्व, पेन उठाओ, कॉपी लो, ट्राई करो. इतना सन्नाटा है कमेंट सेक्शन में, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, जैसे पहली बार किसी को जबरदस्ती क्लास में बिठा दिया है कि मैम हम तो जानते नहीं ये सब चल क्या रहा है. अभी आया बी इतने देर बाद, और सी भी आया. हाँ, जितने लोगों ने आंसर दिया है बी सही है. सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, है ना, इसको हम ऐसा बना सकते हैं. ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सम टॉयज आर ट्री, तो ये ऐसा बन सकता है. सम टॉयज आर ट्रीज. ऑल्सो देर इज अ चांस कि ये ऐसा बन जाए. सम टॉयज आर ट्री. सम बटरफ्लाईज आर ट्री, हो सकता है कुछ बटरफ्लाई भी ट्री हो, है ना, कुछ बटरफ्लाई भी ट्री हो. तो आप क्या क्या इसमें कंक्लूड कर सकते हो? नो बटरफ्लाईज फ्लावर, नो बटरफ्लाईज फ्लावर, हो सकता है ये ऐसा हो सकता है. हम इसमें श्योरिटी से नहीं बोल सकते, राइट. एंड ऑल्सो एक और इसमें चीज है, अगर आप देखोगे ऑल है, सम है, सम है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव प्रीमाइसेस हैं, राइट. देयर इज नो नेगेटिव. ऑल, सम, सम, तो देयर कुड बी नो नेगेटिव कंक्लूजन एज वेल. तो नेगेटिव कंक्लूजन आप हटा दोगे. Then if we'll see next, some butterflies are toys, some butterflies are toys, नहीं, हम इसको श्योरिटी से नहीं बोल सकते, ये भी हटा दोगे आप. Then some toys are flowers, क्या कुछ टॉयज जो हैं वो आपके फ्लावर्स हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि all flowers are toys, तो कुछ टॉयज तो फ्लावर्स होंगे ही. बिल्कुल ये सही बात है. Some trees are flowers, some trees are flowers, ये भी कोई श्योरिटी वाली बात नहीं है. लेकिन क्या सम ट्रीज आर बटरफ्लाईज, क्या कुछ ट्रीज बटरफ्लाईज है? हाँ दिया हुआ है ना, ये तो आपको दिया हुआ है. सम बटरफ्लाईज आर ट्री. अगर मैं बोल रही हूँ सम एस इज पी, दैट मीन्स सम पी इज एस, ये हम बोल सकते हैं. तो ये वाला ई वाला भी अपने आप सही हो रहा है. सो इसमें आंसर आ रहा है आपका सी एंड ई. आंसर इज 2. क्लियर? क्लियर? कमेंट लेट जा रहे हैं आपके पास, हो सकता है ये भी हो सकता है. कोई नहीं, आप लोग अपनी स्पीड से सॉल्व करिए. इस वाले क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट? देखो इसमें आपके सिलॉजिज्म के रूल्स भी लगते हैं. आई होप आपको सिलॉजिज्म के रूल्स पता हो. ऐसे 5, 6, 7 रूल्स हैं सिलॉजिज्म के, राइट, जिसमें हम पढ़ते हैं द सिलॉजिज्म रूल्स, राइट, कि अगर कोई भी P1 में या P2 में नेगेटिव आता है तो कंक्लूजन में भी नेगेटिव होना चाहिए, या वाइसा वर्सा. कंक्लूजन में नेगेटिव है तो P1 P2 में भी नेगेटिव होना चाहिए. या अगर आपका P1 P2 में कोई भी आपका सम है तो कंक्लूजन में भी सम होना चाहिए पर्टिकुलर, राइट. क्लियर है? सो यहाँ पे ये सब पॉजिटिव थे तो कंक्लूजन आपका नो या नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर कोई और भी ऐसा ऑप्शन होता तो आप उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते, राइट. वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द एनवायरमेंटल वैल्यूज as advocated by our ancestors, a scholar cites example from Vedas. The means of knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called as what? हमको बताना है कि environmental values को की वैल्यू कितनी है ना, जो कि हमारे कोई स्कॉलर है वो बताना चाह रहा है कि पर्यावरण का इम्पोर्टेंस कितना है. तो वो हमारे वेद से एग्जाम्पल देते हैं कि देखो वैदिक काल में ऐसा था, वैदिक काल में
हवा को पूजा जाता था, वैदिक काल में जल को पूजा जाता था, है ना, वरुण देव थे, सूर्य देव थे। तो ये किस प्रकार का प्रमाण यूज कर रहे हैं? अनुमान, अर्थपटी, शब्द या उपमान? वेरी नाइस। यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है वो कंपेयर कर रहे हैं कि वहां पे भी ऐसा होता था वैदिक काल में, इंपॉर्टेंस आपको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे हो रहा है शब्द या वर्बल टेस्टिमनी। जब भी हम वर्बल टेस्टिमनी या शब्द प्रमाण, क्या होता है? शब्द का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को किसी वैलिड अथॉरिटी से ले रहे हैं, वैलिड अथॉरिटी, राइट, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम अ वैलिड सोर्स, तब हम उसको बोलते हैं शब्द। तो और वेद सबसे बड़े वैलिड सोर्स है एज पर हिंदू फिलोसफी, है ना। हम पढ़ते हैं कि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स स्कूल, ऑर्थोडॉक्स स्कूल में वेद को ही सर्वोपरि सर्व बोलना चाहिए कि सही माना गया है, राइट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट कंपेयर बट इट्स शब्द या वर्बल टेस्टिमनी। Next question. Indian philosophy has been intensely spiritual and has always emphasized the need of practical realization. The word, would नहीं है, ये word है. Darshan means vision and also the instrument of vision which stands for the direct, immediate, intuitive vision of reality and includes the means which lead to realization. देखिए अब ऐसे लंबे questions आते हैं पेपर में. ये भी एक previous question है, 2020 में पूछा था. सीबीटी टेस्ट में क्या होता है, स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है और थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत है, बट ध्यान से पढ़िएगा। क्या भारतीय दर्शन शास्त्र अत्यंत आध्यात्मिक है और हमेशा सत्य की अनुभूति करवाई है? दर्शन का मतलब ही दृष्टि होता है, दृष्टि का साधन है। यस, वी हैव सॉल्व दिस इन द क्लासरूम एज वेल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हम इसको भारतीय दर्शन शास्त्र क्यों बोलते हैं बेटा? और क्या इंडियन फिलॉसफी स्पिरिचुअल थी? क्या ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ पे फोकस करती थी? बिल्कुल सही है। इसका आंसर है वन, दैट इज बोथ आर करेक्ट, और इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें, इंडियन फिलॉसफी बिल्कुल स्पिरिचुअल थी, सही बात है। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए योग की या सांख्य की, हम पुरुष प्रकृति की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम अध्यात्म की बात करते हैं, हम द्वैत अद्वैत की बात कर रहे हैं ना, कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, या स्पिरिचुअलिटी में हम बात करते हैं हमको प्राणायाम करना चाहिए या हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए, न्याय, लॉजिक, ये सब आपका इंटेंसली स्पिरिचुअल है, बिल्कुल सही बात है। एंड इसमें वर्ड दर्शन मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है विजन। विजन मतलब हम बोलते हैं कि फिलॉसफी में मेन मीनिंग ही यही है कि हम कैसे विजन रख सकते हैं, आने क्या होगा, दार्शनिक नहीं बोलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू एंड विच स्टैंड्स फॉर इमीडिएट एंड इंट्यूटिव विजन, राइट। जैसे जैनिज्म में भी हम बोलते हैं कि हम एक प्रकार का जो प्रमाण है, नॉलेज कैसे गेन करते हैं, देयर इज वन कॉल्ड एज अपोहा, या वी ऑल्सो हैव दिस टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, ये सब ज्ञान प्राप्त करने के तो तरीके हैं। सो फिलॉसफी में ये सब आता है, बोथ आर करेक्ट। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द फिगर ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन? ये अभी शायद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जल्दी जल्दी बताइए। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का फिगर किस चीज से डिसाइड होता है? वी आर रनिंग लेट, राइट। टारगेट इज 30, ओनली 10 हैज बीन सॉल्व्ड टिल नाउ। नाउ आई विल बी इंक्रीजिंग माई स्पीड, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन थोड़े से बड़े रहते हैं, तो समझने में, पढ़ने में समय लगता है। हम मूड्स एंड फिगर्स पढ़ते हैं। मूड्स आपने बता दिया कि क्वांटिटी और क्वालिटी से डिटरमाइन करते हैं। नाउ फिगर वी डिटरमाइन यूजिंग द, यस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंपल, मिडिल टर्म। 3 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आई टोल्ड यू अगर M1 मिडिल टर्म, M2 यहाँ है तो ये एक अलग फिगर होगा, M1 M2 यहाँ है तो फिगर अलग होगा, M1 M2 यहाँ है तो फिगर अलग होगा, या M1 यहाँ है और M2 यहाँ है तो फिगर अलग होगा, राइट। सो वी हैव बेसिकली 4 फिगर्स, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। यस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं।
If there is a contestation between Shruti and Smriti, Shruti prevails over Smriti. Shruti represents the philosophical aspect of Vedas and Upanishads, whereas Smriti is an application of philosophical ideas. देखो शुरुआत के 15 PYQs हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे. तो अभी लेट्स सॉल्व द PYQs ओनली. श्रुति और स्मृति में आप किसको इम्पोर्टेंस देंगे, श्रुति को कि स्मृति को, है ना. कोई दो लड़कियां नहीं है, दो बहनें, कि आप किसको चुनोगे, श्रुति अच्छी है कि स्मृति अच्छी है. नहीं, यू नो व्हाट इज श्रुति एंड स्मृति, राइट. इट इज रिलेटेड टू द वैदिक टेक्स्ट. श्रुति मतलब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ वेद होता है, वाइल स्मृति क्या है, एप्लीकेशन. ओके, यू ऑल थिंक इट्स ए. विकास भी ए बोल रहे हैं, सपना, अनुपमा, अंतरिपा, लवली. ओके ओके, so the answer is A only because both are correct, right. The answer is A only because both are correct. और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. अगर हम देखें कि मान लीजिए वेद है ना, हम जो बोलते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपको 4 वेद हैं. आपको वैदिक नॉलेज कैसे प्राप्त होता है, इसके 2 तरीके हैं. वैदिक नॉलेज को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, राइट. एक है आप श्रुतिस के थ्रू कर सकते हो और एक है स्मृति के थ्रू. स्मृति मतलब कहीं ना कहीं इट मीन्स मेमोरी, राइट. इट मीन्स मेमोरी. एंड श्रुति मतलब हेयरिंग या लिसनिंग, सुनकर. तो हमको वैदिक नॉलेज सुन के भी आता है या हमारी मेमोरी से भी आता है, जो किसी को याद है वो नीचे पास डाउन हुआ है. जैसे अभी आप देखोगे जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है ना. गुरु पूर्णिमा में हम ऋषि वेद व्यास का जन्मदिन मनाते हैं. उस दिन बोलते हैं कि उसीलिए हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं. ऋषि वेद व्यास जी ने आपके वेदों को अलग अलग लोगों को सौंप दिया था, राइट. और वेद व्यास जी का नाम आपने सुना होगा, असल नाम है कृष्ण द्वापायन. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदों को अलग अलग लोगों को सौंप दिया कि आप अब इनका प्रचार प्रसार करें, राइट. सो मानतु, इन सब के नाम आपने सुने होंगे. सो श्रुति मतलब हम सुनते हैं, स्मृति मतलब हम मेमोरी से चीजों को पास ऑन करते हैं. तो इफ यू सी द सेकेंड स्टेटमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ वेदास, बिल्कुल सही बात है. वाइल स्मृति इज एन एप्लीकेशन, हाँ मतलब हम स्मृति से एप्लीकेशन करते हैं. जैसे अगर हम बोले महाभारत और ये आपके जो एपिक्स हैं, राइट. सो ये आपके एक्चुअल वैदिक नॉलेज नहीं है, बट वैदिक नॉलेज आपका श्रुति ही होता है, राइट. हाँ, जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद आपका प्री वैदिक पीरियड में लिखा गया है. बाकी वेद आपके बोलते हैं कि बाद में लिखे गए, लेकिन इनको अलग अलग ऋषियों को दे दिया गया था पास ऑन करने के लिए. यस, वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन डिसाइड्स व्हाट. ये तो अभी हमने किया है, फिर से आंसर कर दो. वील स्किप, वैसे वील स्किप बिकॉज वी हैव डन. ये आपका बताता है मूड, हम कर चुके हैं. All perceptions seem entirely loose and separate. They are co-joined but not necessarily connected. Reason: since the perception of hardness is not necessarily connected with its color, it can be said that perceptions are loosely connected. बड़ा डीप क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है. आराम से पढ़ के आंसर दो. हिंदी में भी दिया हुआ है. सभी धारणाएं पूरी तरीके से ढीली और अलग हैं. वे जुड़ी हुई हैं लेकिन जरूरी नहीं कि जुड़ी हैं. मतलब कितना आपको घुमाने की कोशिश करते हैं ना पेपर में. अगर आपको लगेगा कि कोई अनजान बच्चा पढ़ेगा तो उसको लगेगा ये क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ के गए हो तो आप बता दोगे. यस, देयर इज अ रियली बिग लैग. मैं आपसे 12th पूछ रही हूँ, अभी भी आप मुझे 11th का आंसर दे रहे हो. यस, नाउ आई गॉट द आंसर फॉर 12th क्वेश्चन एज वेल. चलिए, सो इसका आंसर है 1. पता नहीं आप लोग अभी भी सी क्यों बोल रहे हो, है ना. सी क्यों बोल रहे हो. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली 1 बिकॉज दोनों सही हैं. All perceptions seem entirely loose and separate. They are
नॉट नेसेसरली कनेक्टेड। परसेप्शन क्या होता है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड है परसेप्शन। हम जब परसेप्शन की बात करते हैं हम इसको प्रमाण की तरह लेते हैं, राइट। प्रमाण में हम बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। सो परसेप्शन आपका अलग अलग हो सकता है। परसेप्शन आप किसी चीज को देख सकते हो, किसी चीज को सुन सकते हो, किसी चीज को स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो मान लीजिए किसी चीज को मैंने देखा, जैसे ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जांपल है, मुझे लगा फायर। फायर एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट है। और पेन भी एक ऑब्जेक्ट है। पेन को मैं टच कर रही हूँ, पेन ठंडा है। और मुझे लगा फायर को भी मैं टच करूंगी, फायर भी ठंडा रहेगा, लेकिन मेरा हाथ जल जाएगा, राइट। सो ये जो परसेप्शन है ये अलग अलग होता है। किसी चीज को देखना, किसी चीज को टच करना, किसी चीज को टेस्ट करना, ये सब अलग हो सकता है। जैसे हार्डनेस इज नेसेसरली नॉट रिलेटेड टू कलर, बट हो सकता है सही भी हो सकता है गलत हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट हार्ड, उसका मतलब ये नहीं वो ब्लैक कलर का ही होगा। क्लियर? यस। हाँ, सो परसेप्शन में आपका प्रमाण में हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, इसमें हम ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन भी बोलते हैं, लौकिक अलौकिक की भी बात करते हैं। ये सारे शब्द हमने पढ़े हैं ना। लौकिक मतलब इसी वर्ल्डली, अलौकिक मतलब इस दुनिया के परे। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। किसी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का नेचर क्या होता है? छोटा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड, ट्रू फॉल्स, वैलिड इनवैलिड, वेरीफाइबल और नॉट वेरीफाइबल। हाँ, ये सारे कीवर्ड्स पढ़े हैं हमने, है ना। अनुभव, स्मृति, पार विद्या, अपार विद्या, या लौकिक अलौकिक। फिर हमने सामान्य ज्ञान, फिर ज्ञान लक्षण, है ना। और हमने योगज, ये सारी चीजें भी पढ़ी हैं। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज, यस, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू योर परसेप्शन एंड प्रमाण। वेरी नाइस। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होते हैं या इनवैलिड होते हैं, ये सही है। ट्रू और फॉल्स आपके स्टेटमेंट होते हैं, है ना। वेरीफाइबल, नॉन वेरीफाइबल आपके फैक्ट्स होते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द वर्ड्स। गिवन बिलो इज अ प्रपोजिशन। महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज फादर ऑफ नेशन। ये कैसा कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है? 2020 में पूछा था सितंबर में, और जो आंसर यूजीसी ने दिया है हम वही इसमें मान रहे हैं। यूनिवर्सल एफर्मेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, बोथ या नाइदर। Students also got confused when this question was asked and we were discussing as well. Quickly. Mahatma Gandhi is called as the father of nation. Yes. So NTA की जो आंसर की आई थी उस हिसाब से इसमें हमने इस चीज को एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट की तरह लिया था, एंड इट इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव, राइट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है स्वरूप सिद्ध, एक्सपेरिमेंटल मेथड, वक्तव्य सिद्ध और विरुद्ध, इनको मैच करना है आपको कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, स्वरूप सिद्ध क्या है, वक्तव्य सिद्ध क्या है और विरुद्ध क्या है। या आपकी हेतुभास भी है इसमें कुछ, राइट। स्वरूप सिद्ध, अस्वरूप सिद्ध, वक्तव्य सिद्ध, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, ये सारे शब्द आई होप आपको पता हैं। Okay, so I'll tell you the answer. The answer is yes. All of you are giving the correct answer. बिल्कुल इसका D है। अगर हम A की बात करें, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, अप्रोप्रिएट कंट्रोल वेरिएबल्स भी होते हैं। तो आपका ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टाइप का एक स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है, इसका ये सही है। फिर अगर हम B देखें, स्वरूप सिद्ध, है ना। सो कंडक्टिंग अ प्रोब इनटू अ कॉजल फैक्टर ऑन बेस ऑफ एविडेंसेस मैनिफेस्ट नाउ, दिस इज योर स्वरूप सिद्ध।
वक्तव्य सिद्ध क्या होता है? इट इज एक्चुअली डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे पीपल बिलीव एंड एक्ट। मतलब क्या है? व्यक्ति। और ये एक प्रकार का आपका असिद्ध जो हेतुभास है, असिद्ध हेतुभास आपने सुना होगा, दैट इज द अनप्रूवन मिडिल। तो जब अनप्रूवन मिडिल है तो इसमें हम बात करते हैं पीपल बिलीव एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब उसकी व्याप्ति मतलब एक पर्टिकुलर, एक दोनों का रिलेशन होता है, तो ये आपका सी का 1 हो जाएगा। एंड विरुद्ध का मतलब क्या है? ऑपोजिट। जैसे मैंने आपको फायर वाला एग्जांपल दिया था, मुझे लगा फायर भी एक ऑब्जेक्ट है, वो भी ठंडा है, जैसे पेन ठंडा है, लेकिन मैं जब विरुद्ध बोला चाहिए नहीं, विरुद्ध इज मोर रिलेटेड टू, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, इट इज योर कॉन्ट्रेडिक्टरी मिडिल। कॉन्ट्रेडिक्टरी मिडिल, राइट? मिडिल टर्म अगर कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। आवाज हमेशा होती है क्योंकि हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने से ताली बजाई, मैंने बोला क्योंकि साउंड को हमने प्रोड्यूस किया तो साउंड हमेशा रहेगा। पर ये कहीं ना कहीं जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या होता है? जो बिकॉज के बाद होता है, तो वो उसके कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है। इसको हम बोलते हैं विरुद्ध की फिलॉसफी। और ये क्या है आपका? ये आपका बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू योर सेकेंड स्टेटमेंट, राइट? ऑपोजिट। हाँ, तो ये आपका है 4th, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। When the middle term is both positively and negatively related to the major term। अब हम इसमें बात करते हैं मिडिल और मेजर के रिश्ते की। मिडिल और मेजर का रिश्ता होता है व्याप्ति, इतना हमको पता है। अगर ये रिश्ता पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली दोनों तरह रिलेटेड है तो हम क्या बोलते हैं? केवल्य अन्वयी, केवल्य व्यात्रिकी, अन्वय व्यात्रिकी, या बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। बैच अभी लिया है? हाँ, तो अगर आपने बैच लिया है तो अभी लॉजिकल रीजनिंग चल रहा है। मैं इंडियन लॉजिक आपको अभी 1-2 क्लासेस पढ़ाना शुरू करूंगी, तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड करिए, आपके कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। बिल्कुल इसका आंसर है डी, लास्ट वाला है अन्वय व्यतिरिकी। अगर मैं बोलती केवल्य व्यतिरिकी, दैट इज आपका एब्सेंस में होता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस क्या है? व्याप्ति में हम बोलते हैं पॉजिटिवली रिलेटेड और नेगेटिवली। मतलब अगर पॉजिटिव है कि अगर व्याप्ति किसी चीज में अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट है। नेगेटिव में क्या होता है? अगर ये एब्सेंट है तो इसको भी एब्सेंट होना पड़ेगा। जैसे मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा। अगर आप एक पार्टी में गए, आपने बोला कि अगर हाँ मिस्टर शर्मा है तो मिसेस शर्मा भी होंगी, और अगर आपको पता करना है कि अगर मिसेस शर्मा नहीं है तो आप मान जाओगे कि मिस्टर शर्मा भी नहीं आए होंगे, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशन है वो पॉजिटिवली भी है और नेगेटिवली भी दोनों कनेक्टेड है, राइट? एक एब्सेंट है तो दूसरा भी अपने आप एब्सेंट हो जाएगा। वो आपका क्या होता है? अन्वय व्यतिरिकी। सिर्फ नेगेटिव में होता है तो वो केवल्य व्यतिरिकी होता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Given below are 2 statements. Upmati is defined as knowledge of the relation between a word and denotation. Verbal testimony is a statement of trustworthy person and consists in the understanding of meaning. अब लॉजिकल रीजनिंग में मुझे लग रहा है बहुत लोग की हालत खराब रहती है, पर आप बोलते हो कि मैम बाकी के सब्जेक्ट्स भी लाओ, तो वी हैव डन हायर एजुकेशन, है ना, इन्वायरमेंट भी हम करेंगे, बट एलआर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एलआर डरावना जरूर है, स्पेशली इंडियन लॉजिक, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ये वर्ड्स आपको ध्यान रहेंगे पेपर में। उपमति क्या होता है और वर्बल टेस्टिमनी, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी नाइस, सबने सही आंसर दिया। सीधा सीधा दिख रहा है, दोनों सही है, क्योंकि उपमति आपका होता है उपमान। हम जब बोलते हैं ना उपमति, उपमति मतलब होता है उपमान। उपमान क्या होता है? कंपैरिजन, कंपेयर। जब हम बोलते हैं ना कि चांद सी महबूबा होगी का, वैसा मैंने सोचा था, तो कंपेयर कर रहे हैं, वी आर गिविंग द उपमा, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज उपमति। एंड वर्बल टेस्टिमनी मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्दी पीपल। लाइक जैसे अभी हमने देखा वेद से, या आपने बोला कि मुझे उन प्रोफेसर ने ऐसा बोला है, तो वो प्रोफेसर एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने कुछ बोला आप बात मान रहे हो तो दैट्स ट्रू, सो दैट इज योर वर्बल टेस्टिमनी। यस,
थोड़े से लंबे लंबे होते हैं क्वेश्चंस, बट वी कैन डू देम if the concepts are clear. Identify the features of Aristotelian syllogism. आपको अरिस्टोटलियन सिलोजिज्म के ऐसे 5 फीचर्स दिए हैं, इसमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं. एरिस्टोटल सिलोजिज्म अभी हमने क्लास में पढ़ा है कुछ दिन पहले ही. यस बैच में लॉजिकल की क्लास शो नहीं हो रही है तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए अनअकैडमी ऐप पर, और प्रोफाइल में जैसे जाओगे वहां पे मेरे बैचेस, ऑनगोइंग बैचेस लिस्टेड हैं, राइट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे एनरोल करना पड़ेगा. जब तक आप एनरोल नहीं करोगे मेरे बैच पे तब तक आपको अपने प्लानर पे शो नहीं करेगा LR, राइट, बिकॉज LR इज टेकन बाय अदर फैकल्टी एज वेल. इसलिए हो सकता है बैच में वो आपको ऑटोमेटिकली नहीं दिख रहा है, तो आपको अलग से उसमें एनरोल करना पड़ेगा. तो कर लीजिएगा. मेरी क्लास होती है पेड में सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे. सुबह 10 बजे मैं LR पढ़ा रही हूँ, शाम को 4 बजे हायर एजुकेशन पढ़ा रही हूँ. फ्री में मेरी 12 बजे होती है फ्री क्लासेस यूट्यूब पे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, राइट. चलिए, सो आंसर आप सबको लग रहा है C, B, C, D, है ना. तो इसमें A गलत लग रहा है, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल सही बात है. इट इज डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड फॉर्मल मटेरियल. नहीं, ये नहीं होता है. इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल, राइट. इट इज ओनली डिडक्टिव. द मेजर एंड द माइनर टर्म स्टैंड अपार्ट. बिल्कुल सही बात है, मेजर माइनर टर्म. इट इज वर्बलिस्टिक. वर्बल फॉर्म इज नॉट द एसेंस ऑफ इन्फ्रेंस. दिस इज रॉन्ग, राइट. सो द आंसर इज यस, थर्ड. In terms of Indian logic, the hill has smoke which is invariably associated with fire. इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन लॉजिक में हिल जो स्मोक है वो आपका मतलब इनवेरिएबली एसोसिएटेड होगी फायर से, क्योंकि अगर हमको पहाड़ के पीछे धुआं दिख रहा है तो पक्की बात है आग भी होगी. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा, यूनिवर्सल कंकॉमिटेंस, उपन्य, कंक्लूजन. इंडियन लॉजिक के टर्म्स में पूछा है, जल्दी जल्दी बताओ. Yes everyone, I hope now you got it. अगर आपको मेरी क्लास बैच नहीं दिख रहा है LR का तो मेरी प्रोफाइल पे दिखेगा. हम वेस्टर्न लॉजिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इंडियन लॉजिक हम शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ अभी जाके एनरोल कर लो उस बैच में. मैं टेलीग्राम पे आपको बैच का लिंक शेयर कर चुकी हूँ, फिर से कर दूंगी. B लग रहा है इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर. नहीं, सब गलत बोल रहे हो, कुछ बच्चे ही सही बोल रहे हो. इसका B नहीं है, इसका C आंसर होगा. क्यों? क्योंकि टुगेदर विद एन एग्जाम्पल, ये व्याप्ति में एग्जाम्पल नहीं होता. यहाँ पे उपन्य है. उपन्य मतलब क्या होता है? हमारा डिडक्टिव रीजनिंग, DGP, है ना. इसमें हम बोलते हैं ना कि कोई भी जनरल फैक्ट से पर्टिकुलर में आते हैं हम, राइट. सो अगर जनरली हम बोले मेन आर वाइज, रोहन इज अ मैन, है ना, मैन, देयरफॉर रोहन इज नाइस या वाइज. तो हमने क्या किया? हमने डिडक्शन किया. हमने एक जनरल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर पे आए, वी डिड अ डिडक्शन एंड दिस डिडक्शन इज एक्चुअली विद एन एग्जांपल, रोहन. तो यहाँ पे यूनिवर्सल कंकॉमिटेंस विद एन एग्जांपल होता है, लेकिन हमको यहाँ पे बोला इनवेरिएबली एसोसिएटेड, इट विल बी उपन्य. इट इज एक्चुअली द यूनिवर्सल एप्लीकेशन कि किसी भी एक हमने जनरल फैक्ट दिया और उसको हमने एक डिडक्शन कर दिया उसका, राइट. तो दिस इज C विल बी द करेक्ट आंसर. डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम व्हाट? डिडक्शन कहाँ से कहाँ जाता है? पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर या यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर. बताइए डिडक्शन कैसे होता है? हाउ डू यू डू डिडक्शन? बैच लेना है आप हमको कॉल कर सकते हैं. आपको लिंक दिया है, ओ पांडे जी, ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा बैच कैसे लेना है, 2 महीने का लेना है, कितने का लेना है. आप अनअकैडमी ऐप पे जाइए. अनअकैडमी ऐप पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. 1 साल का लेना है, 6 महीने का लेना है, एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा.
हाँ, तो डिडक्शन में हम डिडक्शन करते हैं डीजीपी, इसमें हम जनरल से पर्टिकुलर में जाते हैं, मतलब यूनिवर्सल से पर्टिकुलर में जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो फटाफट बता देते हो आप लोग। When I look deep into myself, I always stumble with one perception or another. I can never catch myself. Self is the logical proposition of knowledge. Therefore, the concept like substance and person cannot be applied to it. मतलब कितना घुमा देते हैं ये लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ के कि ऐसा लग रहा है कि क्या ही पूछा है। अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट और क्लास होगी, एटलीस्ट आई ट्राई टू डू 25 इफ नॉट 30, राइट। तो कुछ देर और रुक जाइए। जब मैं अपने अंदर गहराई से देखता हूँ तो हमेशा एक या दूसरी धारणा से टकराता हूँ, मैं खुद को कभी नहीं पकड़ पाता। आत्म सभी ज्ञान की तार्किक पूर्व धारणा, इसलिए पदार्थ और व्यक्ति जैसी अवधारणाएं इस पर लागू नहीं होती हैं। चलिए, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। यस, सबने सही दिया। कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं, दूसरा फॉल्स है। सेल्फ इज द लॉजिकल presupposition of all knowledge, therefore the concept like substance and person cannot be applied to it। मतलब देखिए, इसमें आप सबसे पहले क्या बोलने की कोशिश करी है, जब मैं अपने आप को अंदर देखता हूँ, डीपली अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे कभी ऐसा लगता है कि कभी मैं ये हूँ, कभी मैं वो हूँ। ऐसा होता है ना। हम मान लीजिए आप सोच रहे हो कि क्या है, आप अपने आप को सोच, मतलब यू आर जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग, तो आपको लगा नहीं, हाँ मैं शायद बहुत एम्बिशियस भी हूँ, नहीं मैं तो इमोशनल भी हूँ, नहीं हो सकता है मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि बहुत स्ट्रांग है। तो आप बोल रहे हो कि कभी ना कभी अलग अलग परसेप्शन आ जाता है और मैं अपने आप को पकड़ नहीं पाता। क्यों? सेल्फ इज द लॉजिकल प्रीसपोजिशन ऑफ द नॉलेज। मतलब ये कुछ ऐसा फिक्स चीज नहीं होती, यह आपका प्रीसपोजिशन है। आपको अपने बारे में अभी तक जितना भी लाइफ में अनुभव हुए कि हाँ, उससे मुझे लगा कि वहां से अनुभव हुआ है जिसने मुझे एक बहुत ईमानदार व्यक्ति बनाया। यहाँ मैंने अनुभव किया मेहनत, तो मैं हो सकता है मेहनती हूँ। यहाँ मैंने अनुभव किया कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, तो ये आपका वही है। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट लाइक सब्सटेंस एंड पर्सन, नहीं, आपका सेल्फ या आत्मा इज डिफरेंट देन योर सब्सटेंस, तो ये आपका अलग अलग हो सकता है। थोड़ा सा डीप मतलब बोलना चाहिए कि डीप है और इसमें इतना डिटेल है कि हम घूम जाएंगे पढ़कर, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, ये कुछ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडिटी एंड साउंडनेस इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। सो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में वैलिड और साउंड के बीच में क्या एक रिलेशन है, आपको बताना है। यस एवरीवन, 22 आ गए हैं हम। थोड़ी क्लास लेट शुरू हुई थी, इसलिए थोड़ा सा पुश करके थोड़ी देर और पढ़ लो। ट्रस्ट मी, ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। Yes, we have done this many times. The answer for this question is all sound arguments are valid। बिल्कुल भी सही बात है। जरूरी नहीं वैलिड आर्ग्यूमेंट साउंड हो। वैलिड क्या होता है? P1, P2 कंक्लूजन। अगर मेरा कंक्लूजन प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है तो मैं बोलूंगी मेरा वैलिड आर्ग्यूमेंट है। और अगर मेरे P1, P2 ट्रू भी हैं, सही भी हैं, है ना, तो मैं बोलूंगी मेरा आर्ग्यूमेंट वैलिड के साथ साउंड भी है। राइट? सो सारे वैलिड साउंड नहीं होते। अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो साउंड होगा। ऑल साउंड आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड, हाँ, क्योंकि अगर साउंड तभी होगा कि वैलिड होगा। वैलिड होगा तो प्रीमाइसेस ट्रू है तो साउंड हो जाएगा। यस यस, क्लियर है? यस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, असर्शन एंड रीजन। आपको बताना कौन सा सही है। ये सारे आपके मॉक टेस्ट हैं। ये नए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आपके लिए फॉर यूट्यूब ऑडियंस। ये आपको अभी कहीं आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट। द प्रीमाइसेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट आर नेसेसरली टू बी ट्रू इन ऑर्डर टू मेक द आर्ग्यूमेंट वैलिड।
An argument is valid if the premises and conclusions are related to each other in the right way, so that premise were true, the conclusion would have to be true as well. अब वही है, कॉन्सेप्ट पता है, भली कितनी भी अंग्रेजी बोलें, आपको घुमाने के लिए, हमको घूमने का नहीं है ना, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी अंग्रेजी से हिंदी से हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यस एवरीवन. Okay, very nice, very nice. So new questions, let's see how are you performing. The answer is actually A is incorrect. The premise of an argument are necessarily to be true in order to be making an argument valid. आपको कितनी बार मैंने समझाया है, ये अभी 18 को भी पूछा था कि ट्रू और फॉल्स अलग होता है. अगर premise true है तो जरूरी नहीं argument valid होगा, right? Because truth and false, they are totally different thing. My premises could be true, yet the argument could be invalid. So true और false का बिल्कुल आपका relation नहीं है validity से. Necessarily to be true in order to make the argument valid, बिल्कुल गलत statement है ये. आ रहा समझ में आपको? आ रहा समझ में? अगर मैंने बोला कि some men are honest, है ना, Matthew is a man, therefore Matthew is honest. अब मुझे बताओ, हो सकता है, अब इसमें हम देखें ट्रू और फॉल्स क्या है. क्या ये ट्रू है, some men are honest? हाँ बोल सकते हो, ऐसे फॉल्स तो नहीं बोलोगे ना, ये तो ट्रू दिख रहा है मुझको, ये ट्रू हो सकता है. मैथ्यू इज अ मैन, हाँ ऑफ कोर्स ये भी ट्रू हो सकता है या है. अब इसमें ही इज ऑनेस्ट, क्या अब बताओ ये क्या वैलिड स्टेटमेंट है? भले ही इसके प्रेमाइसेस ट्रू हैं, सम मैन आर ऑनेस्ट, मैथ्यू इज अ मैन, भले ही ये इंडिविजुअली ट्रू है, पर क्या ये वैलिड हो सकता है? मैंने बोला सम मैन, ये मैन है और ये ऑनेस्ट है. हो सकता है मैथ्यू यहाँ आ रहा है, हो सकता है मैथ्यू यहाँ आ रहा है, तो ये वैलिड तो नहीं है. बताओ. ओह गाइस, यस और नो, यस और नो, ये वैलिड नहीं है. तो जरूरी नहीं कि ट्रू होगा तो वैलिड भी होगा. नेसेसरी टू बी ट्रू इन ऑर्डर टू वैलिड, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, दोनों एक चीज नहीं है. चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देन आई विल लीव 24th क्वेश्चन. Which of the following statement are correct regarding the difference between deductive and inductive reasoning? Deductive reasoning starts with a general statement and leads to a specific conclusion. Deductive reasoning conclusions are certain if premises are true. The inductive approach begins with a set of empirical observation. Deductive reasoning is commonly used in mathematics and science, whereas inductive is commonly used in everyday life and social sciences. ये बड़ा है, मॉक टेस्ट है, ये PYQ नहीं है. दिस इज ओनली मेड टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. हिंदी में भी बताऊंगी, पहले अंग्रेजी में पढ़ लो और कोशिश करो. जितना कठिन क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे उतना आपको एग्जामिनेशन में आसानी होगी. निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क के बीच के अंतर को आपको बताना है, कौन सा सही है. सामान्य कथन से शुरू होता है, विशिष्ट निष्कर्ष की ओर लेके जाता है. आगमनात्मक विशिष्ट से शुरू होता है. तर्क में आधार सत्य है तो निष्कर्ष निश्चित होता है, जबकि आगमनात्मक में निष्कर्ष संभावित होता है. आगमनात्मक दृष्टिकोण अनुभवजन्य अवलोकनों का एक सेट से शुरू होता है. तर्क का उपयोग आमतौर पर गणित और विज्ञान में किया जाता है, लेकिन आगमनात्मक का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में होता है. यस, वेरी नाइस. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. सारे के सारे सही हैं. अगर अभी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करो, याद कर लो कि हाँ, दीज आर द थिंग्स. डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट्स विद अ जनरल स्टेटमेंट एंड लीड्स टू अ स्पेसिफिक. हाँ, ये DGP होता है. इंडक्टिव IPG होता है, ये बिल्कुल सही है.
कंक्लूजन आर सर्टेन इफ द प्रेमाइसेस आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है. ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन. प्रेमाइस एंड कंक्लूजन आर रिलेटेड दिस वे. डिडक्टिव में होता है. इंडक्टिव में एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं, बिल्कुल सही बात है. हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे एक पैटर्न दिखता है, फिर मैं थ्योरी पे जाती हूँ. वेयर डिडक्टिव बिगम्स फ्रॉम हाइपोथेसिस एंड थ्योरी. ये डीजीपी है, जनरल हाइपोथेसिस से शुरू होता है. डिडक्टिव रीजनिंग इज कॉमनली यूज इन मैथमेटिक्स एंड साइंस. मतलब अगर साइंस में हमने कोई थ्योरी दे दी क्या कि ऑल प्लैनेट्स आर राउंड, तो अगर ये प्लैनेट है तो ये भी राउंड होगा, ये डिडक्टिव है. पर एवरीडे में मैं क्या यूज करती हूँ? इंडक्टिव. क्या मुझे अनअकैडमी ज्वाइन करना है? मैंने ऐप देखा, हाँ सही लग रहा है. मैंने यूट्यूब देखा, हाँ सही लग रहा है. मैंने ये देखा, मुझे सही लग रहा है. तो मेरा एक पैटर्न, एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि हाँ मुझे अनअकैडमी ज्वाइन करना है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25वां, देन आई विल लीव यू गाइस. एन आर्ग्यूमेंट इज अनकोजेंट इफ, राइट. वी स्टार्टेड ऑफ लेट, so that's why still we did 25 questions, not bad, because logical reasoning takes time. The questions are tricky, they are थोड़ा सा lengthy, and ये तो जो मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ स्पेशली, तो इसमें और आपकी प्रैक्टिस हो रही है. Uncogent if it's a weak inductive argument, at least one false premise, the premise do not make the conclusion probable, all of the above. रसगुल्ला बात बहुत करते हो क्लास में. एक तो नाम आपने रसगुल्ला रखा है, आपने एक इमेज एकदम मोटे रसगुल्ले के बच्चे वाली लगा के रखी है. आपको लग रहा है कि क्यूट क्यूट सब कुछ है तो आपको डांटनी पड़ेगी, पर क्लास में बात कम किया करो और फोकस किया करो. यस, ऑल ऑफ द अबव. अनकोजेंट होगा तो वीक. देखो इसमें क्या होता है, जब हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, इंडक्टिव है ना, एक तो होता है डिडक्टिव. अगर हम आर्ग्यूमेंट्स में देखें, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव. इंडक्टिव में आपका होता है वीक और इंडक्टिव में आपका होता है स्ट्रॉन्ग, राइट. अगर स्ट्रॉन्ग है और उसके प्रीमाइसेस भी आपके क्या हैं? ट्रू हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग है, प्रीमाइसेस भी ट्रू हैं, तो ये कोजेंट हो जाएगा. और अगर प्रीमाइसेस इसके फॉल्स हैं तो ये अनकोजेंट हो जाएगा, अनकोजेंट, राइट. एंड वीक में तो ऑब्वियसली अनकोजेंट होगा ही, क्योंकि गड़बड़ है. वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, एटलीस्ट वन फॉल्स प्रीमाइस डू नॉट मेक द कंक्लूजन प्रोबेबल, राइट. सो इसके सारे के सारे सही हैं. क्लियर, राइट. तो हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं. मेरे पास और भी मॉक क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, स्पेशली एलआर के, बेस्ड ऑन द टाइप्स जो कि अभी पूछते हैं, जैसे वीक, स्ट्रॉन्ग, कोजेंट, अनकोजेंट, साउंड, अनसाउंड. सो आई विल ब्रिंग अनदर सेशन, लेकिन इसके पहले ये 25 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके स्कोर अपना मुझे बताइएगा. एंड दिस इज जस्ट टू मेक यू प्रैक्टिस मोर बिफोर द एग्जामिनेशन. तो जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे एलआर में, आपके कॉन्सेप्ट्स भी उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट. आई होप आपको इससे फ़ायदा मिला, राइट. आई हैव पिक्ड द वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे आसान नहीं लेकर आई मैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जो आपको शायद बन भी जाता होगा. ये थोड़े से ऐसी टेरिटरी है जो हम जनरली टच नहीं करते हैं, तो इसका उद्देश्य यही था कि टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बाकी तो फिर हम मैराथन करेंगे तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट. चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर, ख्याल रखिएगा. हम फिर से आपके सामने आपसे मिलने आएंगे गुरुवार को, क्योंकि मेरी क्लासेस होती है मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, ट्यूसडे, थर्सडेज एंड फ्राइडे, सेम टाइम 12 PM. चलिए.